नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में लंगड़ी बुखार की समस्या और उसका समाधान। राजमा की फसल में रोग नियंत्रण के उपाय। किसान भाई खेती के साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाले लंगड़ी बुखार की समस्या के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पशुओं के एक रोग जिसका नाम है लंगड़ा रोग या चुरका रोग। मतलब जानवर लंगड़ा के भी चल रहा है और उसको बुखार भी हो गया, ज्वर हो गया है। चुरका का मतलब क्या होता है? जब हम कहीं दबाते हैं तो एक आवाज़ आती है, इसका नाम होता है या आवाज़ जो चर चर करके आती है, इस कारण से उसका नाम कई लोगों ने चुरका रोग भी रख दिया है। जो हमारे पैर के पीछे पुट्ठा जो होता है, पुट्ठे पर काले रंग का बिल्कुल काला हो जाता है, इस कारण से इसका नाम ब्लैक क्वार्टर रखा है तकनीकी रूप से। और यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग अगर पशु को हो जाता है उस दौरान उसको चलने में काफ़ी समस्या होती है। और अगर आप देखेंगे पैर का जो पुट्ठा जिसको हम कहते हैं, पीछे का भाग कहते हैं या वैज्ञानिक भाषा में ग्लूटियल मसल्स कहते हैं, उस जगह पर काफ़ी सूजन होती है, दर्द होती है। और जब हम दबाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मांसपेशियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर गैस भर जाती है। और गैस भरने के कारण जब जैसे ही हम दबाव डालते हैं तो वहाँ पर चुर चुर की आवाज़ आने लगती है। इस कारण से इसको हम चुरका रोग कहते हैं। बुखार तेज होने का मेरा तात्पर्य है कि तापमान 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलता है। जानवर खाना पीना बंद कर देता है या जुगाली बंद कर देता है। इसके पश्चात जानवर दूध देना भी पहले कम करता है और बाद में कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि वो दूध देना ही बंद कर देता है। और मुख्य रूप से तब होता है जब कभी भी हमको पिछले भाग में, पुट्ठे में या जहाँ पर मांसपेशियाँ बहुत अधिक हैं, वो कोई भी शरीर का भाग हो सकता है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चोट लगती है और जानवर जमीन में बैठ जाता है। क्योंकि इस तरह का जीवाणु जो जमीन के अंदर ही पाया जाता है, जमीन पे ही पाया जाता है, जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम कहते हैं। और वो क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जो जीवाणु है वो किसी भी तरीके से अगर शरीर में पहुँच जाए और वहाँ पर जहाँ पर की मांसपेशियाँ अधिक सघन हैं, बहुत घनी हुई हैं, जहाँ पर कि वो रह सकता है, और जैसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या जानवर को बहुत अधिक थकान होती है या जानवर को बहुत अधिक मारपीट किया जाता है या खेती में बहुत अधिक जोत दिया जाता है, उस दौरान यह बीमारी प्रकट हो सकती है। किसान भाइयों, वैसे ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में ज्यादा पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। और इसका इलाज अगर हमको करना है तो हमारे पास जो आसपास पदस्थ पशु चिकित्सक हैं उनको बुलाएं और किसी भी तरह की भ्रांतियों से बचें। कि जब डॉक्टर आता है तो वो भी उस समय उसमें एक कट लगाता है। जब एक डॉक्टर वैज्ञानिक पद्धति से उस मांसपेशी के पास कट लगाता है तो उसका मुख्य कारण ये होता है क्योंकि यह जो जीवाणु है ये मुख्य रूप से उस वातावरण में रहता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन नहीं होती है। और जब डॉक्टर कट लगाता है तो वहाँ पर वो मुख्य रूप से उस जगह पर ऑक्सीजन को वातावरण से अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। उसके साथ साथ वो कुछ दवाइयाँ भी डालता है जिससे कि ऑक्सीजन बनती है और उस जीवाणु का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और अगर सही तरीके से आपने समय रहते इलाज करा लिया तो जानवर के बचने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है
वहाँ पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए, और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से ज्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। जैसा मैंने बताया, जीवाणु केवल कहाँ पर होता है? भूमि पे होता है। तो आप जगह को साफ सफाई रखें। कि इसका टीकाकरण भी उपलब्ध है। तो इसका टीकाकरण भी गलघोंटू बीमारी के साथ ही होता है, और अगर आप उसको कराते हैं तो अपने पशु को इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, टीकाकरण कराते समय ध्यान रखें कि 6 महीने से कम उम्र के पशु को लंगड़ी बुखार रोग का टीका न लगवाएं, और रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए, और चूने का छिड़काव करें एवं पशु का उपचार पशु चिकित्सक से प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। HS और BQ का संयुक्त टीकाकरण कहते हैं, उसको हम करा सकते हैं और अपने पशु को किसी भी तरह के नुकसान से बचा। बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सब्जियों में बात करें राजमा की, तो यह स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और अधिक मांग होने की वजह से बाजार में इसकी फलियों के दाम भी अच्छे मिलते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जिन किसान भाइयों ने राजमा की खेती की है, उनकी फसल में बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर संगीता से। मेरा नमस्कार आप लोगों को। और आपने जो प्रॉब्लम पूछा है वो बहुत सही है, और अभी हमारे पास भी कॉलेज में भी बहुत सारे फार्मर आते हैं और पूछते हैं कि हम मैडम इस तरह की बीमारी लग गई है, क्या करें। इन जनरल जो अभी प्रॉब्लम आ रही है लास्ट 15 डेज से जो हमारे पास फार्मर आ रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम उनके खेत में स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसेरम का है, जिसे कि वाइट मोल्ड बोलते हैं। राजमा की फसल दलहनी फसलों में प्रमुख फसल है, और फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, और इस समय में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा है। तो समय रहते इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार से करें? वाइट मोल्ड क्या है कि इसमें क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है कि आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं और फूल है उस पर वाइटिस ग्रोथ, मतलब उजला सफ़ेद रंग का कॉटनी ग्रोथ होता है, जैसे रुई की तरह आप देखिएगा उस पर सिम्टम आता है। और धीरे धीरे क्या होती है कि जो कॉटनी जो है वो धीरे धीरे काले काले हार्ड बॉडीज में, जिसको कि स्क्लेरोसिया बोलते हैं, उस तरह के को स्क्लेरोसिया भी उस पर दिखेगी, जैसे काला काला, जैसे कि कोई ड्रॉपलेट वहाँ पे छेड़ दिया है। और जब छुइएगा इसको तो थोड़ा कठोर होगा, और इसमें क्या होगा, दूसरे प्लांट को भी अगल बगल में भी देखिएगा जो इन्फेक्टेड है, तो उसमें वाटर सोक्ड सर्कुलर और ब्राउन कलर की लीजन्स होती हैं। धब्बा तरह का आप महसूस कीजिएगा कि भूरा रंग का धब्बा आया है, और वो भूरे रंग की धब्बा बाद में बैगनी रंग के और बैगनी सराउंडिंग, मतलब उसका जो स्पॉट्स रहेंगे, लीजन्स रहेंगे, धब्बा रहेंगे, उसका जो किनारा रहेगा वो पर्पल ब्लू कलर का आपको दिखेगा। राजमा के प्रभावित पौधे के बीज पत्र पर पीले भूरे चित्तेदार धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपरी, निचली एवं साथ ही साथ तनों पर भी गहरे रंग के धारीदार धब्बे दिखाई देते हैं। बीजोपचार थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम 20 ग्राम की दर से उपचार करें। मैंकोजेब का छिड़काव 0.25% 2.5 ग्राम प्रति लीटर दर से, अथवा कार्बेंडाजिम 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर का 2 से 3 बार पत्तों पर छिड़काव बुआई के 40, 60 एवं 75 दिन के बाद करें। संक्रमित पौधों को खेत से बाहर निकालें तथा फसल अवशेष को नष्ट करें। और किसान भाई अक्सर मिस्टेक करते हैं कि बार बार ये बीन्स की खेती उसी खेत में लेते हैं,
तो यहाँ पे इससे बचने का उपाय है कि आप उस खेत में जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है वो बार बार वो बीन्स का खेती उसमें ना करें, पहले कॉर्न ले लें या फिर सीरियल क्रॉप ले लीजिए। तो इस तरह से आप ग्रो कीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो स्क्लेरोसिया रहती है सॉइल में, मट्टी में रहती है, तो फिर से कीजिएगा तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर से डिजीज कॉज करता है। दूसरी है कि इसकी सेकेंडरी जो स्प्रेड होती है वो हवा से होती है, विंड से होती है, तो हमें उसको भी रिडक्शन करना है। तो क्या कीजिए ना, जब आप सोइंग कर रहे हैं तो प्लांट लगाइएगा तो जो हवा चलता है, किसान भाई को पता है कि हाँ ये मौसम में जाड़ा में इस डायरेक्शन में हवा चलती है, तो आप उसके पैरेलल में लगाइए, समानांतर लगाइए। तो क्या होगा कि सेकेंडरी जो स्प्रेड होती है वो आपको कम वहाँ पे होगी डिजीज। तो इस तरह से आप जो प्लान करते हैं अपने सोइंग का, तो इस तरह से डिजाइन अपने खेत का कीजिए कि समानांतर हो। दूसरी है कि आप एक चूँकि सॉल्वेंट डिजीज है तो इसको मैनेज करना, होने के बाद मैनेज करना बहुत कठिन है। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू में ही लीजिए। रेजिस्टेंट वेराइटी होती है उस एरिया की, जो रेजिस्टेंट वेराइटी है, हमारे इक्रिप ने भी बहुत रिलीज की है वेराइटी सब डिस्ट्रिक्ट के, सब स्टेट के लिए। तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए, जिस स्टेट के हैं आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे देश के जो किसान दाना उत्पादन के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी फूल बन रहे होंगे। इस अवस्था पर फसल में सिंचाई की जरूरत तो होती ही है, साथ ही साथ फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों का भी नियंत्रण करना आवश्यक होता है। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह। जहाँ तक हम समझ रहे हैं, धनिया की जो फसल आपने लगाई हुई है, ये धनिया की फसल लगभग फूल आने की अवस्था में होगी। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाए गए धनिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए फसल में सिंचाई का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कैसे करें धनिया में सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब फूल आने की अवस्था हो तब आपको एक पानी जरूर देना है। पानी इसलिए देना है कि फूल और फली बनने की अवस्था में दोनों के लिए वो काम कर जाता है। पानी यदि आपने दे दिया तो मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये तुरंत ले लेगा पौधा, और इतना नमी उसे मिल जाता है कि वो जो दाने बनेंगे उसमें फूल से, उन दानों को अच्छी तरह से पाल सकता है, जिससे उनकी उनके साइज आपको अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, धनिया की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे किसान भाई चूर्निल आसिता रोग के नाम से भी जानते हैं, ये रोग फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे धनिया के दाना उत्पादन में कमी आती है। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। फफूंद जनी बीमारी, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, इसकी समस्या किसानों के द्वारा सुनने को कई बार मिली है। आप देखे होंगे कि पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के नीचे, उनके तनों पे आपको पाउडर की तरह दिखता है, और ये पाउडर नहीं बल्कि ये फफूंद है जो कि पूरा पत्तियों के ढक लेता है, जिससे पत्तियों को जो सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाना चाहिए वो, और चूंकि वो जिंदा फफूंद है तो पौधे से भी खुराक भोजन लेता रहता है, तो वो भोजन जो बीज में जाना चाहिए, पौधों को और बड़ा करने में मदद मिलना चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में गिरावट आती है। इसके लिए भी किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम 50% का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे करके आप छुटकारा पा सकते हैं इससे। और दूसरी दवा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इन दोनों का भी आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि पूरे जितने भी तरह के आपके फफूंद आने हैं वो नहीं आएंगे। किसान भाइयों, धनिया की फसल में रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इस फसल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है फूल आने के बाद, वो होता है रस चूसक कीटों की। आपने देखा होगा कि लगभग छोटे छोटे उसमें कीड़े की तरह पूरे चिपक जाते हैं,
और पूरा रस चूस डालते हैं, जिससे लगभग अगर इसको आपने यदि कोई इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवा यदि आपने नहीं डाली तो लगभग 50% तक नुकसान आपका संभव है। तो किसान भाइयों ध्यान ये देना है कि अगर जिस तरह से आने शुरू हो ये 1 या 2 या 4 आपको अगर पत्तियों पर या उसके जो पेडंकिल है या उसकी जो इंटरनोड्स हैं, मतलब दोनों दो नोडों के बीच में, गांठों के बीच में जो जगह होती है इन पे, या जहाँ से फूल या फलियां लग रहे हैं उनमें यदि आपको दिख रहे हैं कि गुच्छे हुए हैं, तो सीधे सीधे आपको क्लोरोपायरीफास और साइपरमेथिलीन दोनों का मिक्स बाजार में आता है, जो 50% क्लोरोपायरीफास और 5% साइपरमेथिलीन है। इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पौधों पर एक बार छिड़क दें, एक बार में ही सारा इसका पूरे कीटों का सफाया हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि 8 या 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ये फिर से दिख रहे हैं, तो एक आपको मतलब 10 दिन बाद एक एप्लीकेशन आपका 1 ml पर लीटर के हिसाब से फिर कर देना है, तो पूरी तरह से आपकी ये कीटों से आपकी सुरक्षा हो जाएगी और बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सागौर, जिला विदिशा के दीपेश वर्मा ने। आपने इस समय सेम की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान में यदि हम सब्जी वाली फसलों की बात करें तो सेम जो दलहनी सब्जी के रूप में जानी जाती है, उसका भी एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि ये दलहनी सब्जी है तो इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। और प्रोटीन आप जानती हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे अच्छा उत्पादन प्राप्ति के लिए हमें इसकी देखभाल करना विशेष जरूरी हो जाता है। खरपतवार से मुक्त हमें फसल को बिल्कुल रखना है। तो निदाई गुड़ाई करने से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी जड़ों में, जड़ों का विकास होगा और जड़ हमारी सक्रिय रहेंगी, पोषक तत्व लेती रहेंगी। इसलिए निदाई गुड़ाई बेहद आवश्यकता है। अब जब निदाई गुड़ाई करेंगे तो निश्चित है कि अवांछित जो पौधे हैं वो हमारे हटते रहेंगे और उसी में हम मिलाते जाएंगे, तो वो जो है उसमें खाद का भी काम करते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। साथ ही साथ ऐसी अवस्था, अभी तो पानी गिर गया है, तो पानी तो अभी आपको मिल गया है, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति है कि हम कहते हैं कि ठंडी में जहाँ सेम की हम खेती कर रहे हैं, तो ठंडी में कम से कम 15 दिन में एक सिंचाई हमें करना चाहिए, 15-15 दिन के अंतराल में। तो 15-15 दिन के साथ, जैसे अभी तो पानी गिर गया है, इसके बाद जब पानी की आवश्यकता हो, दरार ऐसे उसमें आने लगे, तो आप हल्की सिंचाई अवश्य रूप से करते रहें। और यूरिया आपको खाद नहीं देना है, ठीक है ना। खाद में यदि आपको देना ही है तो आप NPK का छिड़काव कर सकते हैं। 1 किलो प्रति 19-19-19 है, 18-18-18 है, 20-20-20 है। आप इनका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200-250 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो पोषक तत्व भी मिल जाएंगे उनको, और जिससे कि फलन अच्छी होगी, अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त। किसान भाइयों, सेम की फसल को सबसे ज्यादा हानि कीटों के प्रकोप से होती है, इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। वर्तमान में जो ये मौसम में उतार चढ़ाव आया है, ये मौसम को देखते हुए विशेष रूप से उसमें यदि कीड़े की बात करें तो माहू का सबसे ज़्यादा प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। माहू क्या है, माहू विशेष रूप से जहाँ हल्की कोमल कलियां हैं जिसमें कि फिर फलियां बनने जा रही हैं या कि फली बनने को तैयार हैं, तो ऐसे कोमल अंगों में फूल वाली स्थिति पे, बड पर, उसमें हम माहू को देखते हैं कि ये भूरा काला रंग का छोटा सा कीड़ा जो है, ये बहुतायत संख्या में
लिपट जाता है बिल्कुल। दूर से ऐसा लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि है क्या। जब नज़दीक से जाके देखते हैं, जब उस पर हाथ लगाते हैं, तो आप समझ में आएगा कि कोई ऐसा कीड़ा है इसमें जो कि रस चूस रहा, और फूल सेट नहीं हो पाते, इसलिए फलियां नहीं बन पाती। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है। यदि हम इस सजगता से और दवाई का उपयोग करेंगे हम यदि, तो बहुत जल्दी हम इसमें नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त तो बड़ी अच्छी दवाई है डायोमेथोएट 30 EC का जो आता है, उसको हम जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके समान रूप से यदि छिड़काव कर देते हैं तो भी हमसे इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें फली भेदक का भी अभी कहीं देखने को मिला है। ऐसे किसान बताते हैं कि इसमें फली भेदक, जो फली दाने बन रहे हैं, उसमें अंदर भेद करके, अंदर जो मादा होती है वो अंदर उसके कॉर्टेक्स में अंदर छेद करके और एक अंडा दे आती है, और उससे अंडे से निकल करके जो छोटी छोटी इल्लियाँ जो कैटरपिलर्स रहते हैं वो अंदर ही जो सबसे पहले दाने को खाते हैं। अब दाने को खा करके फिर जब उस मटेरियल को खा करके और छेद करके बाहर निकल जाते हैं। देखने में समझ में आता है कि जब फलियों के दाने ही खा रहे हैं तो नुकसान निश्चित है कि बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फूल की अवस्था में, फूल से फलियों की बनने की अवस्था में भी हमें देखभाल की सख्त ज़रूरत हो, और उस समय उसका यदि फेरोमोन ट्रैप लगा लें तो उससे हम सहजता से अनुमान उससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें प्रकोप होने वाला है कि नहीं। अब दूसरा, मान लीजिए ऐसा लग रहा कि 5-6 नर फंस रहे हैं उसमें, तब हमें जो है दवाई की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक कीटनाशी में सबसे बेहतर है आपका इंडाक्साकार्ब का 200 ml दवाई 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा है, और उसको आप 200 लीटर पानी में बना करके समान रूप से घोल का स्प्रे कर सकते हैं। सेम की फसल को कुछ रोग भी ज्यादा नुकसान करते हैं, तो आप इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। कहीं पत्तियों में भी भूरे पीले धब्बे मिल रहे हैं, एंथ्रेक्नोज के लक्षण कभी कभी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमारी है तो कार्बेंडाजिम नाम का एक फफूंदनाशी है, और उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करके इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। या मान लीजिए कभी कभी इसमें जो है पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप हो जाता है, बीमारी है पाउडर जैसे पत्तियों में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि यही फफूंदनाशी जो हमने बाविस्टीन को बताया, कार्बेंडाजिम नाम से जाने जाता है, इसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके आप बीमारी, पत्तियों में जो भी बीमारी लग रही है उस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने अभी आपको बताया समसामयिकी का, तो उसमें यदि इस सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित है कि सेम की फसल आपको बेहतर प्राप्त होगी, अच्छी प्राप्त होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे